नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास आज लगने वाली है। बंगाल में ईवीएम पर भयंकर बवाल मचा। क्या क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जीने मरने की खुली धमकी देने लगी, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। यह भी चर्चा होगी कि नतीजों से पहले बीजेपी ने क्या ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। आधी रात को ऐसा क्या हो गया कि 4 घंटे तक डटकर बैठ गई ममता बनर्जी, और कहां बैठ गई इसकी भी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। बंगाल में काउंटिंग के दिन क्या ही गजब होने वाला है। बीजेपी ने मीटिंग बुलाकर क्या आज तय कर लिया। टूटेगा सीज फायर, क्या आने वाली भयंकर तबाही। ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने का क्या नया प्लान बनाया है, और अमेरिका ईरान युद्ध के बीच कौन सा नया मोड़ आने वाला है, यह भी आपको बताऊंगा। फाइनल हमले को लेकर क्या ट्रंप तैयार है और क्यों यह बात कही जा रही है। उधर ईरान ने कौन सी मिसाइलें निकालनी है जो तबाही मचा देने वाली है। ट्रंप ईरान के चक्कर में महंगाई का बम फूट पड़ा है। गैस महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। आगे क्या भविष्य है आपको बताऊंगा। 4 साल के बेटे को सीने से चिपकाए रही मां। क्रूज राइड का यह वो दर्दनाक हादसा जिसने सबको डरा दिया, इसकी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आंखों के सामने अपनों को डूबते देखा। क्रूज हादसे में क्या गलती हो गई, जो ना होती तो सब बच जाते। इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लोगों की जान नहीं जाती, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन भर का रिविजन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है, जो जांच में सहयोग और बुलाए जाने पर थाने में पेश होंगे। असम के सीएम हिमंता की पत्नी ने 3 पासपोर्ट रखने के आरोपों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उनके इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले बयान पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। मिजोरम में सक्रिय आखिरी उग्रवादी समूह ने भी हथियार डाल दिया। इसी के साथ मिजोरम उग्रवाद मुक्त प्रदेश बन चुका है। घर वापसी समारोह में 43 सदस्यों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। यह शांति समझौता 14 अप्रैल को हुआ था। उधर पंजाब के कपूरथला में आईएसआई के 2 जासूसी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 हाईटेक चीनी सीसीटीवी कैमरे, 4 मोबाइल और वाईफाई सेट बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी चीनी सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में लाइव फुटेज भेज रहे थे। मुंबई से पुणे के बीच सफर करना अब और भी आसान हो गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक शुरू हो गया। मिसिंग लिंक में 10 लेन की टनल और 132 मीटर ऊंचा ब्रिज है। करीब 13 किलोमीटर लंबा मिसिंग लिंक उस सेक्शन को बाईपास करता है जो पहले जाम और दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता था। पाकिस्तान में हिजबुल के आतंकवादी सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस्लामाबाद में सज्जाद अहमद को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। आतंकी सज्जाद की लाश उसके घर से बरामद की गई है। आतंकी सज्जाद कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। और अब चलिए दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास की बात, पहले चैप्टर की बात। बंगाल में ईवीएम पर भयंकर बवाल मचा। ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जीने मरने की खुलेआम धमकी देने लगी। क्यों नौबत जीने मरने तक आ गई। नतीजों से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी। आधी रात को आखिरकार कहां जाकर 4 घंटे तक सीएम ममता डटकर बैठ गई। सवाल यह भी कि बंगाल में काउंटिंग के दिन क्या ही गजब होने वाला है। बीजेपी ने मीटिंग बुलाकर क्या तय कर दिया। बंगाल का चुनावी नतीजा आने में अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन हंगामा जबरदस्त मचा है। जबरदस्त तरीके से हड़कंप है बंगाल की सियासत, और यह हड़कंप है ईवीएम को लेकर। ईवीएम को लेकर बवाल मचा है। ममता बनर्जी का हाल तो यह है कि वो जीने मरने की धमकी दे रही है। कह रही है जान की बाजी लगा देंगे। रात रात भर जाग रही है। भले हम आप सो रहे हैं कि 4 तारीख को देखेंगे क्या नतीजा आएगा, लेकिन बीती रात वो जागती रही। आधी रात को वो 4 घंटे तक एक ही जगह पर डट कर बैठ गए। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, और यह भी बताएंगे कि किस तरह से बंगाल में नतीजों से पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, और क्यों उड़ी हुई है इसकी भी चर्चा हुई। क्योंकि जब से बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग हुई और ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई, तब से सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इसी स्ट्रांग रूम के बाहर माहौल बना रहे, डटे हुए हैं, और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई गड़बड़ होने वाला है, कोई साजिश हो रही है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है स्ट्रांग रूम के अंदर, जबकि सील रहता है, सीसीटीवी से निगरानी होती। इसका बैकग्राउंड ममता बनर्जी ने कल ही बना लिया, जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। एक लंबा वीडियो मैसेज था जो आपने देखा भी होगा। इसके बाद तो कोलकाता में कल आधी रात को जबरदस्त हंगामा, और हंगामा क्या कहिए, धरना हुआ, बयानबाजी हुई। खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतर गए। आधी रात को एक्शन में थी।
बीजेपी कह रही है बेचैनी है। देखते ही देखते बंगाल में एग्जिट पोल से ज्यादा चर्चा हो रही है स्ट्रांग रूम की, ईवीएम की, चुनाव आयोग की चर्चा हो रही है, वार पलटवार हो रहा है। अब आप जानते हैं कि स्ट्रांग रूम वो जगह होती है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति का सारा फोकस अब स्ट्रांग रूम की तरफ मोड़ दिया है। एग्जिट पोल पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा स्ट्रांग रूम की हो रही है, ईवीएम की हो रही है। वोटिंग जाहिर सी बात है खत्म हो गई है, हालांकि रिपोलिंग की भी बात है, कल होगी रिपोलिंग, लेकिन ममता बनर्जी की फाइटिंग तेवर बरकरार है। ममता बनर्जी ने कल रात अपने तेवरों से यह बता दिया कि बंगाल में नतीजों से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कयास सब बनने लगे हैं, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कल रात इसका ट्रेलर दिखा दिया। अब बंगाल में स्ट्रांग रूम को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। ममता बनर्जी भी मैदान में आ गई और खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। फ्रंट फुट से इस पूरे विवाद को वो लीड कर रही है, और सिर्फ लीड नहीं कर रही है, चेतावनी दे रही है कि जान की बाजी लगा देंगे। इधर टीएमसी कैंप में तगड़ी खलबली मची है, उधर बीजेपी कैंप में एकदम शांति है, कोई हल्ला नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जो भी कर रही है वो बौखलाहट की वजह से कर रही है। बीजेपी कह रही है उनको हार का डर है, बेचैनी है, इसीलिए वो आधी रात को कभी यहां कभी वहां और बयानबाजी कर रही है, मोबाइल दिखा रही है। टीएमसी के धरना प्रदर्शन को भी बीजेपी ममता बनर्जी की विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस बता रही है। वो कह रही है सब प्रैक्टिस है, नेट सेशन चल रहा है। यानी बंगाल में वोटिंग के बाद भी जबरदस्त घमासान मचा है, बवाल मचा है। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि बंगाल में कैसे हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, कल रात क्या हुआ, कल रात से अभी तक क्या हुआ, कैसे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए। आपको यह भी बताऊंगा कि ममता बनर्जी की नींद आखिरकार किसने उड़ा दी है और क्यों यह बातचीत हो रही है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है, सो नहीं रही है। ममता बनर्जी अपने फोन में किसकी तस्वीर दिखाकर बवाल काट रही है। आपने देखा होगा कार से बाहर हाथ निकालकर कैसे मोबाइल वो दिखा रही थी। टीएमसी के नेता कैसे गृहमंत्री अमित शाह को धमकाने पर उतर आए। ममता बनर्जी जान की बाजी लगाने की बातचीत क्यों कर रही है, यह सब आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले बंगाल में जो बवाल मचा है उसकी एक झलक आप देखिए। ये डुप्लीकेट मशीनें कुछ आके टेम्परिंग करेंगे। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो कम कर रहा है, पूछने के बाद वो बोल रहा है, क्रिएट कर रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। बीजेपी अगर जानबूझकर कर रहे हैं, इसका भीतर अगर कोई साजिश है, तो बोलने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। तो ये झलक आपने देखी, ट्रेलर आपने देखा, आपको अंदाजा लग गया कि बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। रात रात भर सड़क पर बैठ रहे हैं नेता। पोलिंग जो जहां पर स्ट्रांग रूम है उसके बाहर धरना दिया जा रहा है। एग्जिट पोल जो आए उनको ममता बनर्जी खारिज कर चुकी, टीएमसी की ओर से उसको साजिश भी बताया जा रहा है। यह भी दावा कर चुकी है कि बंगाल में टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 26वां साल है, 226 से ज्यादा सीटें। लेकिन फिर सवाल यह है कि जब ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त है, तो फिर यह खलबली और बेचैनी क्यों। और यह सवाल उठता भी है कि जो कॉन्फिडेंट रहेगा कि भाई हम जीतने वाले हैं, वो इतना बवाल क्यों करेगा, क्यों सड़क पर उतरेगा, क्यों हंगामा क्रिएट करेगा। शांति से बैठा रहेगा कि जीतने वाले हैं, 4 मई को नतीजा देख लेंगे। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि कल रात को ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ा। कल रात ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में एक स्ट्रांग रूम में पहुंच गए। भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी ने करीब 4 घंटे बिताए। 4 घंटे कम नहीं होते, 4 घंटे एक जगह पर मुख्यमंत्री पहुंच गई तेवर के साथ। रात 8 बजे भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल में ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची। यह तभी की तस्वीर है, बीती रात की, रात 8 बजे के बाद की। और कब तक रही, रात को करीब 12:07 तक। जब घड़ी में रात के 12:07 बजे तो ममता बनर्जी बाहर आई, यानी 4 घंटे तक ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पर डटी रही। आप सोचिए कि राज्य के मुख्यमंत्री 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में बैठी हैं, तो यह सवाल उठता ही है कि भाई बेचैनी है, बौखलाहट है, क्या है। अगर कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं, तो जाकर फिर इतना यह सीन क्रिएट क्यों, जो बीजेपी सवाल कर रही है। और इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि यह ममता बनर्जी की बेचैनी है, और इसे बेचैनी से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त होती, तो फिर ममता बनर्जी इतना लोड काहे के लिए लेती। यह सवाल बीजेपी उठा रही है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी यह तर्क दे रही हैं कि वो चुनाव में धांधली को रोकने के लिए आई,
कुछ ऐसी तस्वीरें उन तक पहुंची जिनको देखकर उन्हें लगा कि धांधली हो सकती है। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री यहां पहुंच गए वहां पर स्ट्रांग रूम में, ताकि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह चेतावनी भी दे दी कि अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो जान की बाजी लगा देंगे। अब कोई पूछे कहां से क्यों शक हो रहा है कि भाई काउंटिंग में गड़बड़ी होगी? आप तो आश्वस्त है कि 26वां साल है, 226 सीट है। यानी ममता बनर्जी ने यह संकेत दे दिए कि अब बंगाल में अभी बवाल की पिक्चर बाकी है। सुनिए उनकी इस बात। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। अब सोचिए 24 घंटे स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, हर पार्टी के एजेंट हैं जो बैठकर देखते हैं मॉनिटर पर, फिर भी काउंटिंग की लूट हो रही है। ममता बनर्जी जीने मरने की बात कर रहे हैं। उधर उनके सांसद कल्याण बनर्जी भी जबरदस्त तरीके से भड़के हुए, और भड़के नहीं हुए, बहुत कुछ बोल भी रहे हैं। कल्याण बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह को गुंडा कह रहे हैं, उन्हें उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए कितना गुस्सा भरा हुआ है। अब गुस्सा है, बौखलाहट है, या फिर 15 साल की सत्ता जा रही है उसकी बेचैनी है। बौखलाहट में नहीं समझ में आ रहा कि जुबान से शब्द क्या निकल रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। ममता बनर्जी जान की बाजी लगाने की बातचीत कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा बयान तो कोई नेता नतीजों से पहले तभी देता है जब उसे लगता है कि चुनाव फंस गया है, जब उसे लगता है कि हारेंगे, जीतेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, सत्ता चली जाएगी। 15 साल से तो पावर में थे, वो पावर छिन रहा है, किला छिन रहा है, तब जाकर आदमी इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होता है। लेकिन आप सोचिए कि ममता बनर्जी जीत के दावे भी कर रहे हैं और उनके कैंप में ही सबसे ज्यादा खलबली भी दिख रही है। तो क्या यह ऑल इज वेल कहा जा रहा है कि एक और बौखलाहट भी है, डर भी है, दूसरी ओर से ऑल इज वेल? आप देखिए कल शाम को करीब 4:30 बजे ममता बनर्जी ने एक वीडियो डाला जो टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल पर भी पोस्ट किया गया। उसमें यह चेताया गया कि बीजेपी नतीजों से छेड़छाड़ कर सकती है। ममता बनर्जी के इस वीडियो के करीब 4 घंटे बाद ही टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं। खुद ममता बनर्जी कोलकाता की भवानीपुर सीट में स्ट्रांग रूम में 4 घंटे तक डट जाती है। तो सवाल तो उठेगा कि क्या यह टीएमसी की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है कि 4:30 बजे वीडियो डालते हैं? स्क्रिप्ट एक लिखी गई थी कि पहले वीडियो डालिए और उसके बाद आगे किस तरीके से सड़क पर उतरना है उसका पूरा एक खाका खींचा गया। तो सवाल उठेगा कि क्या सीएम ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा है, या फिर यह सब एग्जिट पोल के नैरेटिव को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है? क्या नैरेटिव? या फिर यह सब टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हो रहा है ताकि वो हार की आशंका के बीच पहले ही मैदान न छोड़ दें? ऐसा ना हो कि 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, इन 2 दिन में ही माहौल बिगड़ जाए। इसीलिए आप देखिए कि खुद ममता बनर्जी ग्राउंड पर उतर गई। यह तस्वीर देखिए कैसे आधी रात को कार से निकल रही थी और मोबाइल हाथ में निकालकर दिखा रही है कि देखो ये तस्वीर क्या आ रही है, ये लोकतंत्र पर डाका डाला जाए। हमने आपको कल ही बताया था कि यह ममता बनर्जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। यही बात भवानीपुर में ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो बर्ताव ममता बनर्जी इस बार कर रही हैं ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय शुभेंदु अधिकारी से हार गया और पश्चिम बंगाल से निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। राजनीतिक भाव से पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस वोट नहीं दिया। आज जितने सारे नौटंकी है आप लोग दोनों 3 दिन देखने पाएंगे। वो सोच रहा है जो भी करके हो ईवीएम का कब्जा करे। अब शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा उसको गंभीरता से भी लेने की जरूरत है, और इसलिए कि पहले वो ममता बनर्जी के ही सिपहसालार थे। उनके हाव भाव कब कैसे बिहेव करती हैं सब कुछ उनको बेहतर तरीके से पता होगा। वो ये कह रहे हैं कि पहले कभी देखा नहीं ऐसा बिहेव। इधर ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम सेंटर के अंदर 4 घंटे तक डटी रही, उधर बाहर भयंकर हंगामा हो गया, बवाल हो गया। भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम में जाने का विरोध किया, सड़क पर उतर गए। उसी दौरान जब पास से टीएमसी की एक गाड़ी गुजरने लगी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे रोक दिया। यह तस्वीर देखिए कैसे गाड़ी रोकी गई, कैसे सामने बीजेपी कार्यकर्ता और गाड़ी में ईवीएम मशीन जिसे असली वाली से बदल दिया जाएगा जो कि स्ट्रांग रूम में रखी गई। आप देखिए कल भवानीपुर में कैसे जबरदस्त बवाल मचा है। यह तस्वीर ये डुप्लीकेट मशीन टेम्परिंग करेंगे। ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? एक जगह शेखावत स्कूल। आप सोचिए क्या ही गजब चल रहा है बंगाल में।
टीएमसी को लगता है कि ईवीएम ही गड़बड़ हो जाएगा, काउंटिंग लूट ली जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि दूसरी ईवीएम लेकर आई थी बदलने के लिए। बंगाल में भवानीपुर दरअसल यही सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला। और अगर आप ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो ममता बनर्जी ज्यादा तनाव में दिख रहे हैं। उनका 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में डटने को लेकर यह चर्चा भी हो रही है कि क्या ममता बनर्जी को भवानीपुर में हार का डर तो नहीं सता रहा, कहीं उनके दिमाग में यह तो नहीं चला कि नंदीग्राम रिपीट हो जाएगा। जैसे नंदीग्राम में शुभेंदु ने हरा दिया था, कहीं भवानीपुर में भी हार का सामना न करना पड़े। आप देखिए कल जब ममता बनर्जी भवानीपुर में स्ट्रांग रूम पहुंची तो बाहर गाड़ी में बैठकर वो एक वीडियो भी दिखाने लगी। यह तस्वीर आप देखिए, कैसे शीशा को नीचे किया, हाथ बाहर निकाला और मोबाइल में तस्वीर आप दिखाने लगी। ममता बनर्जी अपने फोन में टीएमसी की गाड़ी रोके जाने का वीडियो दिखा रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि स्ट्रांग रूम के पास ही बीजेपी के लोग ये सब कर रहे हैं। जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कि कैसे कार्यकर्ता गाड़ी के सामने आ गए, उसका वीडियो भी फेसबुक पर डाल रहे हैं। सुनिए मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए सीएम ममता क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदीप का क्यों बात निकालो, प्रदीप का क्यों निकालो तो क्या होता है? दीप होता है, प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोली कि पोता बात का निकाल। अच्छा बोझे इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं, आप लोग फेस टाइम देख लो ना। फेस टाइम लाइव कर रहे हैं। सुना सामने कौन दीदी कौन। तो 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में डटी रही ममता बनर्जी, उसके बाद बाहर निकली तो आप तेवर देखिए। 4-4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रहने को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया में स्ट्रांग रूम परिसर की तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर देखिए जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली। इस तस्वीर में ममता बनर्जी भी दिख रही हैं और उनके ठीक सामने शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन एजेंट भी डटे रहे। इस तस्वीर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा वो आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि वो बंगाल के मतदाताओं को भरोसा दिलाते हैं कि ममता बनर्जी को कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो नियमों को तोड़कर कोई भी गतिविधि नहीं कर पाएंगे और ना आगे कर पाएंगे। हम लोग डटे हुए। 4 घंटे तक ममता बनर्जी की स्ट्रांग रूम में मौजूदगी रही, इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाया। आप देखिए कि कल जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में मौजूद थी तो बाहर बीजेपी के नेता ममता बनर्जी की मौजूदगी को लेकर पुलिस से भिड़ गए थे। तो ऊपर से नीचे तक यानी टॉप लीडरशिप से कार्यकर्ता तक एक मोड में। और जाहिर सी बात है जब टॉप लीडरशिप उस मोड में रहेगी तो कार्यकर्ता तो आएंगे। कल ममता बनर्जी भवानीपुर में जिस स्ट्रांग रूम में पहुंची थी, आज उसी स्ट्रांग रूम सेंटर में शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए। शुभेंदु अधिकारी ने स्ट्रांग रूम सेंटर में जाते हुए यह कहा कि वो यहां कोई ड्रामा करने नहीं आए। जाहिर सी बात है, यह कहते हुए भी निशाना सीएम ममता पर था। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे। वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले वो अंदर स्कूल में गए थे और अंदर जाकर जो जांच है वो करते हुए नजर आए थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा करने के लिए नहीं आया हूँ और सब चीज ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि किसी भी तरीके से जो पोस्ट पोल वायलेंस साल 2021 में देखा गया था वो इस बार ना हो, किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर कोई भी जो कार्यकर्ता है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि जनादेश जनता ने दे दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए। चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक गड़बड़ी होने का पूरा माहौल बना चुकी। लेकिन ममता बनर्जी के नैरेटिव की हवा निकालने के लिए चुनाव आयोग भी डट गया है। जिस तरह से ममता बनर्जी चेतावनी दे रही हैं, जान की बाजी लगाने की बातचीत कर रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में नतीजे के दिन या फिर उसके बाद बड़ा घमासान हो सकता है अगर नतीजे टीएमसी के उलट गए तो। इसको लेकर चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि बैठा है, वो अभी से अलर्ट मोड पर है और जो भी मिस इंफॉर्मेशन है उसका जवाब भी आ रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को लेकर भी अलर्ट मोड पर है। चुनाव के बाद भी सुरक्षित माहौल रहे, यह चुनाव आयोग का संकल्प है। चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल में सेंट्रल फोर्स की 700 कंपनियों की तैनाती जारी रहेगी, यानी वो हटने वाली नहीं है। अब 700 कंपनियों में कितने जवान होते हैं आप सोचिए।
सेंट्रल फोर्स के 70,000 जवानों की निगरानी में बंगाल के नतीजे आएंगे। काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि गड़बड़ी कर दे, बवाल कर दे, हंगामा कर दे, और अगर हंगामा किया तो उसका भी इंतजाम। 24 घंटे निगरानी की जाएगी। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को इजाजत नहीं होगी कि आए, शांति भंग करे, हंगामा क्रिएट करे, इसका बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने लोगों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी कर दिया। यानी चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है कि नतीजे कुछ भी हो, बंगाल का माहौल किसी को भी बिगाड़ने नहीं दिया जाए, चाहे नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो या फिर टीएमसी के पक्ष में। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जीरो टॉलरेंस के मूड में। धांधली की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग बंगाल में कुछ बूथों पर फिर से वोटिंग कराने वाला है। इसको लेकर भी आज बड़ी खबर आई। चुनाव आयोग बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर फिर से वोटिंग कराएगा, रिपोलिंग होगी। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले के तहत आते हैं। वोटिंग कल होगी, यानी 2 तारीख होगी, आज 1 तारीख है। दक्षिण 24 परगना की मगराहाट पश्चिम सीट के 11 बूथों पर फिर से वोट डाले जाएंगे। वहां पर कल फिर से रिपोलिंग होगी, जैसे मतदान होता है ठीक उसी तरीके से। इसके अलावा डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर फिर से वोटिंग होने वाली। चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर एक फैसला लिया। आप सोचिए, शिकायत पहले से आ रही थी, लेकिन रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा था। फाइनल रिपोर्ट आई, उसके बाद फैसला, हां इन जगहों पर रिपोलिंग होनी है और जरूरी है। बंगाल की करीब 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर फिर से चुनाव कराने की अपील चुनाव आयोग से की गई। चुनाव आयोग इन शिकायतों के आधार पर फैसला कर रहा है, यानी हो सकता है कि अभी और भी बूथ पर रिपोलिंग हो सकती है। यह तस्वीर भी जल्द साफ हो सकती है। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को टाइट कर रहा है। उधर टीएमसी चुनाव आयोग पर फायर है। कल टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। यह तस्वीर देखिए, कैसे गेट के बाहर बैठ गए धरने पर। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बिना उनकी मौजूदगी के स्ट्रांग रूम को खोल दिया गया और लोग उसके अंदर चले गए। बैलेट बॉक्स को खोल दिया गया बिना टीएमसी के लोगों की मौजूदगी के। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के इस आरोप को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 2 टूक कह दिया कि चुनाव के जो अधिकारी हैं, पोस्टल बैलेट को वो अलग अलग कर रहे थे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई नियम तोड़ा गया। नियमों के मुताबिक सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफसरों ने जानकारी दी थी। बिना जानकारी दिए सब कुछ नहीं हो रहा था। उन्हें 4 बजे के बाद आना चाहिए था। 3 उम्मीदवार आए और उन्होंने देखा कि स्ट्रांग रूम सील थे, जबकि पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम खुला था। इसके बाद तीनों चले गए। अब सुनिए टीएमसी के आरोप लगा रही है और उस पर चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया। तो सीओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिविल स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है पोस्टल बैलेट सेग्रीगेट कर रहा है। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते, आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम क्या नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ नहीं दिया था। आपको आना चाहिए था वहां पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। तो आप समझिए कि चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई, आए नहीं है, उसके बाद कह रहे कि बिना हमारे आए खोल दिया। समय भी दिया गया था। तो क्या ये स्क्रिप्ट नहीं है कि 4:30 बजे वीडियो, फिर उसके बाद पूरी प्लानिंग, चुनाव आयोग बुलाया तो नहीं जाएंगे, फिर कहेंगे कि देखो टैंपरिंग हो रही है। बंगाल के नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई। दूसरी तरफ एग्जिट पोल के अनुमान से गदगद बीजेपी चिल मोड में दिख रही है। एकदम शांति है, कोई हंगामा नहीं, कोई बेचैनी नहीं। नतीजों को लेकर बीजेपी की अलग ही लेवल पर तैयारी है। बीजेपी ने कल यानी 2 मई को कोलकाता में एक बड़ी बैठक बुला ली। बैठक में काउंटिंग के दिन की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन और ग्राउंड लेवल की तैयारी पर फोकस किया जाएगा, ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर आसानी से मॉनिटरिंग की जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बंगाल से बाहर के नेताओं को भी बुलाया गया है, जिनमें सांसद हैं और विधानसभा के सदस्य भी शामिल हैं। यानी ममता बनर्जी के हल्ले हंगामे से दूर बीजेपी शांत है, चिल मोड में है, अपनी तैयारियों में जुटी है, 4 तारीख पर फोकस कर रही है। टीएमसी ने कल इसी तरह की भी एक टीएमसी की ओर से भी बैठक बुलाई गई, लेकिन बीजेपी यह कह रही है कि ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो अभी से विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही है। आप सुनिए जरा। शाम तक आते आते उनको पता चल गया और उनको अंदर का जो डर है वो डर सताने लगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक्चुअल में होने क्या जा रहा है। बीजेपी की सरकार बन रही है और टीएमसी बुरी तरीके से हारने वाली है। इसलिए जो डर रहता है ना, जब तो तरह तरह के आशंकाएं आपके मन में आती हैं।
और ममता बनर्जी के भी मन में ऐसी आशंकाएं आई और वो जाके विरोधी मोड में चले गए, क्योंकि उनको भी पता है आगे से विरोधी नेत्री का यानी एलओपी का काम, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम करना है। तो बीजेपी यह कह रही है कि दरअसल टीएमसी की ये प्रैक्टिस है विपक्ष में बैठने की, क्योंकि नतीजे जब 4 तारीख को आएंगे तो उन नतीजों में वो सरकार बना। बंगाल के नतीजे आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिनों में क्या होने वाला है इसका एक और ट्रेलर आपको दिखाते हैं। बंगाल में नतीजों से पहले एक बार फिर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें काउंटिंग के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है ऑब्जर्वर के तौर पर। चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था, यानी जो फैसला है उस पर मुहर लगा दी थी। अब टीएमसी को यह हजम नहीं हुआ, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के फैसले में कोई गैरकानूनी बात नहीं है, नियमों के मुताबिक फैसला हो रहा है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं। अगर चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों की जगह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो इस पर फैसला कर सकता है कि किसे काउंटिंग के लिए सुपरवाइजर बनाए। टीएमसी ने चुनाव आयोग के 30 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले में चुनाव आयोग ने यह कहा था कि हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू कर्मचारी होना चाहिए। आदेश जब पारित हुआ तो उस दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो टीएमसी नेता की इस दलील को नहीं मानते कि केंद्र सरकार का कर्मचारी बीजेपी के कंट्रोल में होगा। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर के अलावा भी वहां कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सुपरवाइजर ही रहेगा। इसीलिए याचिकाकर्ता जो भी आरोप लगा रहे हैं या फिर कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यह कोलकाता हाईकोर्ट ने 2 टूक कह दिया था। अब यह बात टीएमसी को नहीं हजम हुई तो वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, यानी अब बंगाल में अगली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और कल इस पर सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 2 जजों की बेंच का गठन भी कर दिया। टीएमसी की इस याचिका पर कल सुनवाई होगी और कल एक बार फिर से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी बंगाल के चुनावी समर को लेकर। एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने आसमान सिर पर उठा रखा है, दूसरी तरफ एग्जिट पोल को लेकर इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। बंगाल समेत 5 राज्यों में एग्जिट पोल के अनुमानों को लेकर कांग्रेस भयंकर कंफ्यूजन में। कोई कह रहा है कि बंगाल में कांटे की टक्कर है, कोई कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहा है। उधर से ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एग्जिट पोल के अनुमानों को सही मान रहे हैं और बंगाल में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो साजिश है। जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह एक साजिश है। चुनाव आयोग कभी भी इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा जितना कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में हो गया। इसी वजह से उनके खिलाफ हटाने के नोटिस में 9 आरोप लगाए गए और जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता है विपक्ष के साथ मिलकर कांग्रेस लगातार नोटिस लाती रहेगी कि उनको हटाएगी। आप सोचिए, एक और जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि साजिश है, दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बंगाल में कांटे की टक्कर है और कई एग्जिट पोल में कहा गया कि हां कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्हें एक जानकारी यह है कि टीएमसी को बढ़ा बीजेपी और उनके पार्टनर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, धमका रहे हैं और लोगों के खिलाफ सीआरपीएफ लगाकर उन्हें कड़ी चुनौती देने की पेशकश कर रहे हैं। आप सोचिए, आज कांग्रेस एग्जिट पोल को साजिश बता रही है, गलत बता रही है, जबकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के दम पर राहुल गांधी ने यह माहौल बना लिया था कि सारे एग्जिट पोल तो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, फिर बीजेपी की सरकार कैसे बन रही। तब एग्जिट पोल सही हो गया था हरियाणा में, या फिर कांग्रेस को लग रहा था कि नहीं एग्जिट पोल तो सही है, हमारे पक्ष में नतीजे क्यों नहीं आए। तर्क देते हुए राहुल गांधी हरियाणा में वोट चोरी का नैरेटिव कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन बंगाल में भी जारी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। राशिद अल्वी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी ही सबसे बड़ी पार्टी हो। उधर बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव में टीएमसी के वोट बढ़ गए विपक्ष में। आप भी एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को सुनिए। ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए।
इसमें बीजेपी भी शामिल है, लेकिन विपक्षियों की अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। बाय एंड लार्ज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर टीएमसी उभर सकती है। बाकी भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, हर मुमकिन कोशिश की, एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, ऑब्जर्वर्स का इंटरवेंशन को लेकर, अदर फोर्सेस को लेकर। टीएमसी के पास एज है, ना कि बीजेपी के पास। हाँ, सीधे मैं तो ये ठोक के कह सकता हूँ, अभी भी टीएमसी का एज है और भाजपा ने कोई हर मुमकिन कोशिश की। मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना बड़ा फिगर वो लेकर आएंगे, ऐसा नहीं लगता। एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक एग्जिट पोल तो तमिलनाडु में बता रहा है, केरला के अंदर हमारी सरकार बन रही है, और वो सिर्फ इसलिए बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वही हरकतें करती जो बंगाल के अंदर कर रही है तो शायद केरला में भी सरकार बना सकती थी। लेकिन पूरे देश को ये भी मैसेज देना है कि हम विपक्ष भी एक जगह चुनाव जीत गया तो देश के लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा रखना चाहिए। अब सोचिए, अलग अलग सुर कांग्रेस पार्टी के ही अंदर चल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अगली क्लास की बातचीत होगी, और अब अगली क्लास में बातचीत होगी अमेरिका ईरान को लेकर। और सवाल यह है कि क्या सीजफायर टूटने वाला है, क्या भयंकर तबाही आने वाली है? ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने का क्या नया प्लान तैयार कर लिया है? फाइनल हमले को तैयार है ट्रंप। उधर ईरान ने कौन सी नई मिसाइलें निकाल ली हैं जो तबाही मचा देने वाली है? ट्रंप ईरान के चक्कर में महंगाई का बम फूट पड़ा है देश में। गैस महंगी हो गई है। लोग पूछें कि पेट्रोल डीजल का क्या होगा, क्या उसका भी पैसा बढ़ने वाला है क्या? अमेरिका ईरान के युद्ध ने 2 महीने से पूरी दुनिया को आफत में डालकर रखा। लोगों की जान सांसत में पड़ी हुई। बीच में सीज फायर से थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन सीज फायर क्या कंप्लीटली युद्ध विराम होगा, इसको लेकर लोग इंतजार कर रहे, खबर ही नहीं आ रही। लेकिन यह राहत भी फिर से आफत में बदलने वाली है, संकेत मिल रहा है। नया हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि ईरान अमेरिका का युद्ध, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिर से भड़क सकता है, और अब की भड़का तो बहुत बवाल मचेगा। आप देखिए कि एक तरफ ट्रंप आर पार के मूड में आ चुके हैं। अमेरिका ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है। बड़े हथियार निकाले जा रहे हैं। वहीं ईरान भी युद्ध के लिए नई मिसाइलें निकाल चुका है और तैयार है कि इस बार तो हिसाब पूरा फुल एंड फाइनल करेंगे। इस बार दुश्मनों को समंदर में डुबो देंगे, ऐसी धमकी ईरान की ओर से दी जा रही है। यानी ईरान अमेरिका युद्ध फिर से खतरनाक मोड़ पर जाता हुआ या पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला किसी भी वक्त धमाकों में बदल सकता है, और दुनिया के लिए टेंशन यह है कि इस बार दोनों तरफ से भी ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा, क्योंकि दावे तो ऐसे ही हो रहे हैं। उस पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी से कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट बन गई। ऐतिहासिक वृद्धि होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। पूरी दुनिया में महंगाई के बम फूट रहे हैं। कहीं भी संकेत नहीं मिल रहा है कि आम लोगों को कहीं से राहत मिलेगी। इस महंगाई बम के धमाके भारत में भी अब महसूस होने लगे, सुनाई देने लगे, ट्रेलर दिखने लगा है। भारत में आज कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, जिस पर इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। वो दावा कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि महंगाई बढ़ेगी, बढ़ रही है। लेकिन ईरान अमेरिका के चक्कर में कैसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बुरा हाल है। गैस के बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमतों का क्या होगा, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। आज पाठशाला में आपको बताएंगे ईरान के खिलाफ ट्रंप ने कौन सा वॉर प्लान अप्रूव कर दिया। ईरान ने भी इसको लेकर पलटवार की तैयारी कर दी। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कैसे पूरी दुनिया में महंगाई बम फट रहा है, यह सब आपको बताएं। लेकिन पहले एक झलक आती है। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से वैश्विक संकट चल रहा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये चुनौतियां अगर इस तरीके से बरकरार रहीं तो यकीनन परेशानियां सबके लिए बढ़ सकती हैं। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में डेडलॉक बनता दिखाई दे रहा है, यानी बातचीत कब होगी, बातचीत सफल होगी, नहीं होगी, नतीजा क्या निकलेगा, कोई नहीं जानता। इसके बाद ट्रंप ने अपने तेवर तीखे कर लिए और चर्चा यह तेज हो गई है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले की प्लानिंग शुरू कर दी।
अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसे लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले के 3 विकल्प दे चुका है। 3 ऑप्शन दिए गए कि अप्रूव करिए किस प्लान के तहत आगे बढ़ना। हालांकि हमले के इन ऑप्शंस पर आखिरी फैसला ट्रंप लेंगे और अभी आखिरी फैसला उन्होंने लिया नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप के सामने ईरान पर हमले के जो विकल्प रखे हैं उनमें पहला विकल्प है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना। ट्रंप पहले भी डील नहीं होने पर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की धमकी दे चुके हैं कि कुछ छोड़ेंगे नहीं, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। दूसरा विकल्प दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक हिस्से पर कब्जा कर उसे कमर्शियल जहाजों के लिए फिर से खोल देना। हालांकि इसके लिए ट्रंप को अमेरिकी आर्मी को भी युद्ध में शामिल करना पड़ा। और तीसरा विकल्प जो दिया गया है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हासिल करने के लिए ईरान में घुसिए, स्पेशल फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ही युद्ध की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं, तो इस प्लान में कहा गया उस सबसे बड़ी वजह पर ही सीधे अटैक करिए और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करिए। अब यह भी ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमले के लिए किस तरह की पैंतरेबाजी शुरू कर दी है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। दरअसल ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू हुए 60 दिन से ज्यादा हो गए। ऐसे में साल 1973 में अमेरिकी कांग्रेस से एक कानून पास हुआ था। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रपति को युद्ध छिड़ने के 60 दिनों के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ी। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम तक युद्ध लड़ते रहिए, मंजूरी लेनी पड़ेगी। ट्रंप के लिए आज अमेरिकी कांग्रेस वाली ये डेडलाइन खत्म हो रही। ऐसे में ट्रंप अब ईरान युद्ध को लेकर नया नैरेटिव फैलाने में जुट गए। ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ युद्ध को उसे डील के लिए घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला मिलिट्री ऑपरेशन कहना शुरू कर दिया। वो कह रहे युद्ध थोड़ी नहीं लड़ रहे थे, ये तो ऑपरेशन था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, ताकि इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेने का झंझट ही खत्म हो जाए। ना युद्ध लड़ रहे थे, ना मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ट्रंप युद्ध नहीं लड़ रहे, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे। अब यह भी देखिए ईरान पर फिर से हमले की अमेरिका की तैयारी किस लेवल की है। अमेरिकी सेना ने इस बार ईरान पर हमले के लिए अपना सबसे खतरनाक हथियार खाड़ी देशों में तैनात करने की रिक्वेस्ट की। यह अमेरिका का वो हथियार है जिससे रूस और चीन के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया। प्रलय का दूसरा नाम माने जाने वाला यह हथियार है अमेरिका की सबसे एडवांस और मॉडर्न डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का प्लान तैयार किया हुआ है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज गति से उड़ान भरता है। इसकी रफ्तार होती है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इस मिसाइल की रेंज है करीब 3000 किलोमीटर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिसाइल एक ग्लाइड बॉडी ले जाती है जो जरूरत पड़ने पर हवा में अनप्रेडिक्टेबल तरीके से किसी भी दिशा में घूम सकती है। तेज रफ्तार होने की वजह से दुश्मन के रडार सिस्टम को जाहिर सी बात है चकमा दे देगी। इसके अटैक की भनक रडार सिस्टम को नहीं लगेगी। इससे अमेरिकी सेना के लिए दुश्मन की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, गहराई में बने बंकर और चलते फिरते मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स पर सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया गया। लगता है कि डार्क ईगल जैसे हथियारों के दम पर ही ट्रंप डील नहीं होने पर ईरान में जो कुछ बचा है उसे जल्दी खत्म करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस डेडलॉक की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है, क्योंकि ना युद्ध समाप्त हो रहा है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ग्लोबल एनर्जी का संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट हो गई। आप देखिए जून की डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 7% तक का उछाल आ गया। एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत पहुंच गई है $126। यह ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में साल 2022 में छिड़े रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भीषण है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया तो इससे भारत भी अछूता नहीं है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी मार से आम जनता को बचा कर रखा है। आप देखिए ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी ₹94.72, जो आज भी वही है। यानी पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नॉर्मल ऑयल की बात हो रही है। इसी तरह 1 लीटर डीजल की कीमत भी ₹87.62, इसमें भी कोई इजाफा नहीं है। घरेलू एलपीजी पर भी सरकार ने युद्ध के संकट का असर नहीं पड़ने दिया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो ईरान अमेरिका युद्ध छिड़ने से पहले ₹913 में मिल रहा था, उसकी कीमत अभी भी वही है। डोमेस्टिक एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत पर भी ग्लोबल संकट की मार अभी तक नहीं पड़ने दी गई। 1 किलोमीटर डोमेस्टिक एटीएफ की कीमत अभी भी ₹1,04,927.18 रखी गई। यानी घरेलू गैस हो, घरेलू हवाई सफर हो, सरकार ने कोशिश की है कि अभी तक आम लोगों को महंगाई की मार से बचाया जाए, और इसमें कामयाबी भी है। हालांकि सरकार ने भी इस बात को माना है कि ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से अगर ग्लोबल एनर्जी संकट जारी रहा तो कुछ परेशानी बढ़ सकती है। कितना स्ट्रेच कर सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए आज कुछ चीजों के दाम बढ़ाए। जैसे युद्ध से पहले 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹549 थी,
उसे बढ़ाकर 810 रुपए कर दिया गया। 810 रुपए 50 पैसे, ठीक ठाक कीमत बढ़ी। यानी 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 261 रुपए 50 पैसे बढ़ी। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 3071 रुपए 50 पैसे हुई। इसकी कीमत एक ही बार में 993 रुपए बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को कीमत बढ़ाए जाने की वजह बताया और माना कि चुनौतियां अगर बनी रही तो आने वाले दिनों में सबके लिए परेशानी बढ़ सकती है। सुनिए चिराग पासवान। जिस तरीके से गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कमर्शियल गैस में, ये जिस तरीके से वैश्विक संकट चल रहा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मेरी सरकार ने भी कभी भी इस बात से मना नहीं किया कि ये चुनौतियां अगर इस तरीके से बरकरार रहीं तो यकीनन परेशानियां सबके लिए बढ़ सकती हैं। अब जाहिर सी बात है, कीमतें बढ़ी, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ तो इंडी गठबंधन ने सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने गैस के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने की आशंका जता दी। उन्होंने क्या लिखा सोशल मीडिया पर वो भी देखिए। वो लिख रहे हैं कि कह दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी, तो आ गई महंगाई की गर्मी। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपए महंगा हो गया। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है। फरवरी से अभी तक 1380 रुपए की बढ़ोतरी। सिर्फ 3 महीनों में 81% का इजाफा। चाय वाला, ढाबा वाला, होटल, बेकरी, हलवाई, हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ेगा और इसका असर सीधे पड़ेगा आपकी थाली पर जब आप खाने जाएंगे वहां पर, होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में। पहला बार गैस पर, अगला बार पेट्रोल डीजल पर। राहुल गांधी ये भी लिख रहे हैं कि इंतजार कीजिए, बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत को मई दिवस पर मजदूर मारो दिवस वाला गिफ्ट बता दिया। अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हुआ तो रोटी की थाली भी महंगी हो जाएगी, यानी थाली में जो रोटी मिलती है वो महंगी हो जाएगी। सुनिए आप जरा। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कम हो रहा है। पर बात सही भी है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े तो जाहिर सी बात है कि वो कीमत किसके ऊपर जाएगी। आप जब खाना खाने जाएंगे, ढाबे में जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट, उनको महंगा सिलेंडर मिलेगा, वो आपके बिल बढ़ाते जाएंगे। विपक्ष के हमलों के बीच सरकार के सूत्र भी मान रहे हैं कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है, यानी उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने से तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ रहा है। यानी अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही बने रहे या इससे बुरे होते गए तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में बारी है अगले चैप्टर की, जिसमें आपको बताएंगे 4 साल के बेटे को सीने से चिपकाए मां। क्रूज राइड का वो दर्दनाक हादसा जिसने सबको डरा दिया, हिला कर आंखों के सामने अपनों को डूबते देखा। क्रूज हादसे में ऐसी क्या गलती हो गई जो नहीं होती तो सब बच जाते, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, एग्जाम्स खत्म है, आराम के मोड में परिवार है, तो एंजॉय करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं टूरिस्ट प्लेस पर। इसमें लोग कई जगहों पर बोट राइड भी करते हैं, कहीं क्रूज होता है तो क्रूज राइड कर लेते हैं। लेकिन जबलपुर के ऐसे ही टूरिस्ट प्लेस पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, और हादसा भी ऐसा कि देखने वालों की रूह कांप गई, लोग हिल गए। बरगी डैम की तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ। बरगी डैम में क्रूज देखते ही देखते पानी में समा गया, चीख पुकार चारों ओर मच गई। हादसे के वक्त क्रूज पर 43 लोग मौजूद थे। आप सोचिए कितना बड़ा हादसा, 43 लोग एक साथ, क्रूज डूबा तो उसके साथ पानी में। जान बचाने के लिए कई लोगों ने पानी में छलांग भी लगा दी, एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश करने लगे। लेकिन पर्यटकों में ज्यादातर महिलाएं थी, बच्चे थे, इसीलिए लोगों को बचाना और ज्यादा मुश्किल हुआ। और बात सिर्फ इतनी नहीं, जहां पर हादसा हुआ वहां पर पानी बहुत गहरा था, मौसम भी खराब था, तेज हवा चल रही थी, ऐसे में रेस्क्यू करना मुश्किल हो जा रहा था। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग तो तैरकर बाहर आ गए जो तैरने में माहिर थे, लेकिन कई लोग हादसे का शिकार हो गए। हादसे के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी 4 लोगों का पता नहीं चल पाया, जबकि 9 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। अब लोग पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा अचानक कैसे हो गया? क्या क्रूज पर नियमों की अनदेखी की गई? मौसम खराब था तो राइड कैंसिल क्यों नहीं की गई? क्यों जाने दिया गया क्रूज को पानी में, जब पता है कि हवा इतनी तेज चल रही है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा? क्या देखने वाला कोई नहीं था? पर्यटकों के पास लाइफ जैकेट क्यों नहीं थे? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं।
डैम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और इंतजाम ही नहीं है। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना के गोताखोर भी पहुंच गए, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया। मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों की पूरी फौज रात भर मौके पर मौजूद रही और यह सब तब हुआ जब हादसा हो गया। हादसा से पहले सचेत नहीं थे कि क्या करें कि ऐसे हादसे ना हो ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर। अब विपक्ष पूछ रहा है और पूछना भी चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदार लोग कौन है। हादसे के बाद क्रूज राइड पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं ये आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हादसे के चश्मदीदों ने क्या देखा, जो लोग क्रूज पर मौजूद थे उन्होंने क्या बताया, हादसे की असल वजह क्या थी। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए, अंदर उसको खींच रहे लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। तत्काल जवाबदार व्यक्तियों पे कार्रवाई होना चाहिए। लापरवाही कहूँगा और सिक्योरिटी इसमें भी लापरवाही कहूँगा कि लाइफ जैकेट वहाँ नहीं दिए गए टाइम से उनको। अब आप सोचिए कि लोग घूमने जा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, परिवार के साथ छुट्टी मना रहे हैं, वहां पर भी ऐसी लापरवाही। जबलपुर के बरगी डैम में यह क्रूज रोज कई बार चक्कर लगाता है, पर्यटकों को लेकर डैम की सैर करवाता है, लेकिन यह क्रूज डूब भी सकता है ऐसा किसी ने शायद ही सोचा हो। ये तस्वीरें तब की हैं जब क्रूज इस डैम में गोते लगा रहा था। हवाएं इतनी तेज थी कि क्रूज संभल नहीं पा रहा था, लेकिन यह तो क्रूज था जिसे डैम के लिए डिजाइन किया गया था और यह बहुत हल्का होता है। इतनी लहरें झेलने के लिए बनाया गया होता है, नहीं बना होता। ऐसे में जब लहरें ऊंची उठने लगी तो क्रूज चंद सेकंड में पलट गया, कंट्रोल नहीं हो पाया। क्रूज के पलटते ही दूसरी बोट से लोग रेस्क्यू के लिए पहुंचे। इस दौरान कई लोग तैरकर किनारों तक पहुंच गए। डैम के किनारे पर पहले से कई लोग मौजूद थे, लेकिन मंजर इतना भीषण था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि डैम में डूब रहे लोगों को बचाओ। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक के बाद एक डेड बॉडी बाहर आने लगी। डैम के किनारे लोगों का हुजूम लगा था और जैसे जैसे डेड बॉडी बाहर आनी शुरू हुई, चीख पुकार मची। हादसे में मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान की भी मौत हुई। क्रूज हादसे का एक और वीडियो सामने आया है। जब क्रूज में पानी भरने लगा तब जाकर लोगों ने लाइफ जैकेट पहनने शुरू कर दिए। आप देखिए ये तस्वीर, कैसे अफरा तफरी के बीच जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट बांटे जा रहे हैं। ये तस्वीर है, इसलिए कभी जाइए तो भाई लाइफ जैकेट पहन कर। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। रात में ही रेस्क्यू टीम ने क्रूज को गैस कटर से काटकर एक शख्स को बचाया। सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू हुआ। एनडीआरएफ की किसी भी एक पर्यटक ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी, जबकि होना तो यह चाहिए था कि बिना लाइफ जैकेट पहने हुए राइड शुरू ही नहीं होनी चाहिए। और जो लोग जा रहे हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई जा रहे हैं डैम में या नदी में तो लाइफ जैकेट पहने, और वो पहनने के लिए रखी होती। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों को खोया उनका यही आरोप है कि यह हादसा नहीं लापरवाही थी। सुनिए एक परिजन ने क्या कुछ कहा। मेरे घर के 3 सदस्य, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भांजा 4 साल का, सारे खत्म हो गए इस हादसे में। ये सब चीजें बता लापरवाही से ही हुई हैं, क्योंकि जब उसमें बता रहे थे कि लोग मना कर रहे थे कि आगे मत जाइए इस सब चीज़ों में, वो फिर भी उस चीज़ को आगे ले गए क्रूज़ को, और वो जाके वहाँ पे तूफान में फंसा। और काफ़ी पुराना क्रूज़ था वो, इस वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं। लापरवाही कहूँगा और सिक्योरिटी इसमें भी लापरवाही कहूँगा कि लाइफ जैकेट वहाँ नहीं दिए गए टाइम से उनको। आप सोचिए कितना गंभीर और आरोप है कि लाइफ जैकेट ही टाइम से नहीं दी। क्रूज को तो आज दोपहर तक डैम से बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 शव आज शाम तक भी नहीं मिले थे। अब रेस्क्यू टीम के गोताखोर पानी के अंदर जाकर शवों को खोजने की कोशिश करेंगे। आप सुनिए बरगी डैम हादसे के चश्मदीद ने क्या कुछ बताया। हम लोग इधर खड़ा था, जो हवा चल रहा था, फिर नाव इधर था, फिर नाव वाला को बोला कि इधर के खड़ा हो जाओ, वो लोग नहीं सुना। फिर वो फिर वापस जा रहा था, फिर नाव बीच में जाके पलटी हो गया। फिर उधर सब लाइफ जैकेट में कोई कूद गया था बोट से, कोई बोट के ऊपर पलटे होने के बाद बोट के ऊपर चढ़ा था। फिर इतना हवा आ रहा कि ढेव में उसको उठा के लेके इधर आ गया, ठीक है। फिर कोई जिंदा है, कोई मर गया। हम लोग लगभग 15 या 16 आदमी को निकाला, बचाया जिंदा, और 5-6 आदमी को मर गया, वो भी निकाला। आप सोचिए तेज हवा है, इतना तेज हवा वो झेल नहीं सकता क्रूज, लेकर जाने की क्या जरूरत थी। लाइफ जैकेट नहीं दिया,